हेलो दोस्तों, कहते हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। फिर स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी एपीओ की वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर थी। फॉर्म फिल हो चुके हैं। जल्दी ही संभावना है कि एग्जाम डेट भी जल्दी आ जाएगी प्रीलिम्स के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक यूपी एपीओ एग्जाम। कि यूपी एपीओ एग्जाम जो है, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स का जो ये एग्जाम है, जिसको हम आम भाषा में सरकारी वकील के लिए एग्जाम कहते हैं, कि इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, किस तरह से इस एग्जाम को पास किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक रणनीति बनानी पड़ेगी। देखिए, एक बात कही जाती है कि विनर नेवर डू डिफरेंट वर्क बट दे डू डिफरेंटली। कि जो विजेता है वो कोई अलग काम नहीं करता, बल्कि उसका काम करने का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये यूपी एपीओ का एग्जाम होने वाला है। इसमें काफी बच्चे बैठेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, एक ऐसा होगा कि जो टॉप होगा, कुछ टॉप 10 में आएंगे, कुछ टॉप 50 में आएंगे, कुछ टॉप 100 में आएंगे। इस तरीके से ये चीजें आती रहेंगी। और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो बॉर्डर लाइन पर जाकर रुके हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो प्रीलिम्स को जो है क्रैक भी नहीं कर पाए, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने अपनी जब आंसर की आएगी, उस आंसर की का मैच करेंगे तो पता चला कि वो 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन ही सही सोल्व कर पा रहे हैं। वो भी वो क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा ईजी हैं। आखिर ऐसा क्यों? एग्जाम सभी का साथ हुआ, सिलेबस सबके लिए पहले से ही बता दिया गया कि क्या सिलेबस है, सबका सिलेबस सेम है। अब यहीं पर सोचना है कि एक वो है कि जो टॉपर है, और एक वो है जो प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों? तो इसलिए कहा जाता है कि जो विजेता है वो कोई अलग काम नहीं करता, बस उसका करने का तरीका अलग होता है। जो ये तरीका है वो है रणनीति, वो है स्ट्रेटजी। जो भी रणनीति के साथ पढ़ेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, वो एग्जाम को क्रैक करेगा। और याद रखना, कभी भी कोई भी एग्जाम ज्यादा पढ़ने से क्रैक नहीं होता। एग्जाम होता है स्ट्रेटजी से, रणनीति से। हम कोई भी एग्जाम दें, जितना इंपॉर्टेंट यह समझना है कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा यह समझना जरूरी है कि हमें क्या छोड़ना है। इसलिए जब भी हम स्ट्रेटजी बनाएं, तो हमें पूरे सिलेबस को अपना 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना चाहिए। सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में मालूम किया जाता है, वो हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। कुछ ऐसे हैं कि जहां से आते भी हैं और नहीं भी आते, 50-50 है। तो उन्हें भी हमें सही से समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा कुछ ऐसे हैं कि जहां से अभी क्वेश्चंस आए ही नहीं, तो ये भी सही है, वो सिर्फ आप ही के लिए नहीं आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कहां पर क्या है। क्योंकि एक नंबर आपको टॉपर तो नहीं बना सकता, लेकिन एक नंबर जो है आपको जो है पीछे हटा सकता है, एक नंबर आपको जो है दौड़ से बाहर कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए, कोई भी एग्जाम देने से पहले, कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस को हमें बहुत बारीकी से, जितना भी हो सके बारीकी से समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मैं बात करूं यूपी एपीओ के एग्जाम की, तो यहां पर जो आपको प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, इसमें जो लॉ के सब्जेक्ट आएंगे, बीएनएस आएगा, बीएनएसएस आएगा, बीएसए आएगा, साथ ही साथ पुलिस एक्ट आएगा, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, और इसी के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें आएगा। तो सबसे पहली चीज, आप सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छे से समझें सिलेबस को। और इसी के साथ जब आप सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लें, तो अच्छी तरह से समझने के बाद कि सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को आपको डिवाइड करना है हाई वेटेज में और लो वेटेज में। हाई वेटेज में वो टॉपिक्स हैं कि जहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसी तरीके से अगर आप बीएसए में चले जाओ, तो बीएसए से जो है कई सारी चीजें हैं, जैसे एडमिशन है, कन्फेशन है,
वहां से क्वेश्चंस आते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन से क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से अगर जो आप बीएनएस में चले जाओ तो बीएनएस का भी कुछ कोर एरिया है जहां से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मर्डर है, हाँ मर्डर्स है, ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन्स है, ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है, थेफ्ट है, रोबरी है, डकैती है, यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें और उसको हाई और लो वेटेज में जो है डिवाइड करें। वहां से ये देखें कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं कि जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें। वो देखें कि जहां से बहुत कम आते हैं तो जिस तरीके से जो वेटेज है उसी के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक्स को जो है टाइम दें। इसी के साथ याद रखना कि जो भी आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को टॉपिक वाइज, यानी कि टॉपिक वाइज तोड़ें सिलेबस को। और टॉपिक वाइज में तोड़ना कैसे है कि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहां से कहां तक है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी कहां से कहां तक है, यानी कि मानव शरीर के विरुद्ध अपराध कहां से कहां तक है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध कहां से कहां तक है, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट राज्य के विरुद्ध अपराध कहां से कहां तक। तो इसको टॉपिक वाइज बनाएं, इसको जो है टॉपिक्स में जो है बांटें। नेक्स्ट चीज ये है कि जो भी सेक्शंस हैं, आप सेक्शंस को रटे नहीं, सेक्शंस को रटना नहीं है, बल्कि सेक्शन को समझना है, सेक्शन को समझना है। आपको यह पता होना चाहिए कि ये सेक्शन क्या है। और जब आप रटेंगे, रटने के साथ वो पता नहीं चलेगा है क्या, सिर्फ आप रट रहे हैं, मशीन नहीं है आप, इंसान है। तो आप जो है उसको सेक्शंस को समझें। साथ ही साथ सेक्शन के साथ ही जो सेक्शंस हैं उनके जो केस लॉज हैं, सेक्शंस पर जो केस लॉज हैं, जैसे सपोज करो हम कॉमन इंटेंशन की बात करेंगे तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस हमेशा याद रहेगा। महबूब शाह बनाम एम्परर का केस जो है हमेशा याद रहेगा। इसी तरीके से जितने भी सेक्शंस हैं, अधिकतर सेक्शंस पर जो है केसेस हैं, तो उनके केसेस प्लस लीगल मैक्सिम, लीगल मैक्सिम कि किसी केस के साथ अगर जो कोई लीगल मैक्सिम है, कोई लैटिन मैक्सिम है, तो आपको वो मैक्सिम भी जो है पता होना चाहिए। और इसके साथ ही जो सेक्शंस है उसके कीवर्ड्स, जब भी उसके नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं और कीवर्ड्स बनाएं, आप उनको जो है कीवर्ड से समझ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप नोट्स बनाने बैठे तो नोट्स बनाने में पूरा बेरक को उतार दिया। बेरक को उतार के क्या करोगे, बेरक तो आपका पहले से ही उतरा हुआ है। इसलिए आप सेक्शन को तोड़ें, सेक्शन को तोड़ने के बाद उसके जो है कीवर्ड्स निकालें और बहुत शॉर्ट में जो है उसके नोट्स बनाएं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक का वेटेज क्या है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं? इसके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पेपर हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ें, आप उनको अच्छे से समझें, प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करें और सोल्व करने के साथ ही साथ ये देखें कि कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से ज्यादा जो है क्वेश्चंस आते हैं। और याद रखना, बच्चे के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब सोल्व करता है तो वो उनको रटता है। प्रीवियस ईयर का जब भी आप क्वेश्चंस लेकर बैठे, साथ साथ बेरक लेकर बैठे। ऐसा ना हो कि ये इस तरह से बुक्स लगा ली, पेपर हाथ रख लिया और इस तरह से आंसर देख लिया, कभी आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। बल्कि आपके पास बेरक होना चाहिए। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर आता है, बहुत अच्छी बात है। और अगर जो आपको आंसर नहीं आता तो आपके पास बेरक है, बेरक में उसको सर्च करें। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा, आप जिस सेक्शन को पढ़ेंगे, आपके अगर जो आने वाले टाइम में उस सेक्शन से और भी कोई क्वेश्चन बना तो आपको पता होगा कि इस सेक्शन में जो है क्या जो है चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव जितना भी हो सके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितना भी हो सके, ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें। और याद रखना, अगर जो आप प्रीवियस ईयर की बात करो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है रिवाइज होते हैं, तो कितने रिवाइज होते हैं? ज्यादा से ज्यादा मान लो 40%, 50%। लेकिन 50% तो न्यू क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, नए क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज, और जो टेस्ट सीरीज है, यानी कि आप जब सेक्शन को पढ़ें, आपको सिर्फ सेक्शन को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि आप एक बार ये दिमाग लगाएं, ये सोचें कि इस सेक्शन से और क्या क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन तो आपने पढ़ लिया, जैसे फोर्थ एग्जांपल, आपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को पढ़ा और उसमें कहता है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर
किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब आपको यह देखना है, ये तो आपने पढ़ लिया कि यहां से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला तो यह पता होगा कि आर्टिकल 14 किस चीज के बारे में कहता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है इसको कौन से कंट्री से लिया है, कौन से देश के संविधान से लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये कौन से देश के संविधान से लिया है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, जिस सेक्शन को पढ़ रहे हैं, उससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी सेक्शन को पढ़ें तो सिर्फ सेक्शन को जो है रीड ना करें, रीड उसको समझें और समझने के साथ साथ ये भी देखें कि इससे और क्या क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं। तो जनरली ये, और इसी के साथ आपको जो है करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। और करंट अफेयर्स के लिए जो आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स जो भी पढ़ो आप लॉ से रिलेट करते हुए पढ़ो। लॉ से रिलेट करते हुए कौन से देश के साथ हमारा क्या एग्रीमेंट हुआ है, कौन सा अवार्ड मिला है। और इसके लिए अगर जो मैं बात करूं, एक मैगजीन आती है, मतलब एक पत्रिका आती है, ये जो करंट अफेयर्स मैगजीन आती है स्पीडी, तो मुझे वो अच्छी लगती है और आप अपने से देख लेना। बल्कि मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप चाहे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें, चाहे दृष्टि पढ़ें, स्पीडी पढ़ें, अदरवाइज और भी बहुत सारी मैगजीन आती है, परीक्षा मंथन आती है और भी कई सारी मैगजीन आती हैं। आप कुछ भी पढ़ें, एक मैगजीन को प्रीफर करें। और एक बात याद रखना कि आप ऐसा ना हो कि आप जो है दृष्टि भी ले लें, परीक्षा मंथन भी ले लें, स्पीडी भी ले लें, प्रतियोगिता दर्पण भी ले लें और भी मैगजीन ले लें और पढ़ किसी को नहीं पाए। आप 4 अलग मैगजीन लेने से अच्छा है आप एक मैगजीन को 4 बार पढ़ लो, एक मैगजीन को 4 बार पढ़ लो, जनरली यही आपका जो है हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मेंस की। सिर्फ देखिए, आप अगर जो तैयारी कर रहे हैं साथ साथ मेंस को लेकर चलेंगे तो एग्जाम क्रैक होगा। अगर जो आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स तो क्रैक हो जाएगा, लेकिन मेंस जो है वो क्रैक नहीं हो पाएगा। आप पीटी मास्टर बनकर रह जाएंगे, मेंस नहीं। बल्कि सिलेक्शन का मतलब है फाइनल सिलेक्शन। हाउ टू क्रैक यूपी एपीओ एग्जाम, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करना है, बल्कि इसका मतलब ये आपको मेंस को कैसे क्रैक करना है, आपको इंटरव्यू को भी कैसे क्रैक करना है, आपको किस तरह से फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो अगर जो मैं बात करूं मेंस की कि आपको जो है मेंस के लिए क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे आप अपने जो है आंसर तैयार करें और आपके आंसर में क्या क्या मेंशन होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जब आप मेंस का आंसर को जो है फ्रेम करें तो सबसे पहली चीज आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन समझें। डिमांड ऑफ क्वेश्चन, और खास तौर से हिंदी वालों के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब लिखना शुरू करेंगे, एक टॉपिक को देखा सामान्य आशय, बस जहां दिखा सामान्य आशय है, कॉमन इंटेंशन है, वही लिखना शुरू कर दिया, आगे का पढ़ा ही नहीं कि वो सामान्य आशय और समान आशय में अंतर मालूम कर रहा था। वो कह रहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन, लेकिन हमने सिर्फ कॉमन इंटेंशन को पढ़ा। अब वहां पे तो उसने डिफरेंस मालूम क्या है, तो सीधा सा आप इसमें क्या करेंगे, सीधा सा प्रोविजन बताएं कि कॉमन इंटेंशन को कहां पर डिफाइन किया गया है या उसके रिगार्डिंग प्रोविजन कहां पर दिया है। इसी के साथ आप बता दें महबूब साहब वर्सेस एम्परर के केस में कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में डिफरेंस क्या गया था और क्या डिफरेंस था, आप उसको जो है लिख दें, हो गया आंसर। तो सबसे पहली चीज हमें डिमांड ऑफ क्वेश्चन पता होना चाहिए कि यानी कि हमसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। तो जितना भी हो सके सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन को समझे, ये समझे कि क्वेश्चन क्या है। पता चला उसने तो कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में डिफरेंस मालूम किया था और आपने जो है कॉमन इंटेंशन को ही पूरे डिफाइन कर दिया। सेक्शन ये है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स ये हैं, इसके रिगार्डिंग केस लॉज ये हैं, और लास्ट में 2 लाइन में आपने डिफरेंस बता दिया। क्या फायदा होगा, वो तो पूरा मालूम कर रहा था, उसका मेन फोकस ही ये था कि आप जो है डिफरेंस जो है बताएं। और जब भी आप आंसर लिखें तो याद रखना सबसे पहले आप प्रोविजन को दें। फॉर द एग्जाम्पल प्रोविजन कैसे, यानी कि अगर जो उसने कॉमन इंटेंशन के बारे में ही मालूम कर लिया तो आप सबसे पहले ये बताएं कि कॉमन इंटेंशन कहां पर है। प्रोविजन बताएं कि सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 में कॉमन इंटेंशन को बताया है, तो सबसे पहले आप उसके जो है प्रोविजन को बताएं और इंट्रोडक्शन दें प्रोविजन के साथ। इसी के साथ आपने प्रोविजन बताया, इंट्रोडक्शन में प्रोविजन में बता दिया सेक्शन 3(5) में जो सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 में जो है कॉमन इंटेंशन के रिगार्डिंग प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद जो है आप सेक्शन को बताएं। सेक्शन के बाद अगर जो उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो उन चीजों को बताएं, और प्रोविजन में ही आप ये बताएं कि क्या ये सेक्शन किसी लैटिन मैगजीन पर या उसके साथ कोई और चीज है तो इसको भी वहां पर आप इंट्रोड्यूस करें, वहां पर उस चीज को बताएं। इसके बाद आप सेक्शंस दें, उसका एसेंशियल एलिमेंट्स जो भी बनते हैं जो वो एलिमेंट्स दें। अगर उसके रिगार्डिंग कोई केस लॉज है
तो केस लॉज बताएं, कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है यानी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण है वो चीजें बताएं, और इसके बाद जो है आप जो है कंक्लूजन दें, आप उसके लिए कंक्लूजन दें। इस तरीके से आपको जो है मेंस का जो है करना है। और मेंस में एक चीज को याद रखना कि जब भी आप मेंस का आंसर लिखेंगे, आपका आंसर अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्लीन एंड नीट होना चाहिए, और संक्षेप में भी वो होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको कुछ बुक्स बताता हूं, कुछ बुक्स रेफर करता हूं कि जिन्हें आप लें तो निश्चय ही, जहां तक मैं मानता हूं कि इससे जो है फायदा होगा। कि अगर जो आपको बीएनएस, अभी आप जैसे जानते हैं कि बीएनएसएस, बीएसए, बीएससी में एविडेंस की जगह बीएसए आ गया, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ गया, आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया। तो जनरली अभी तक जो पुरानी बुक्स चली हुई हैं वही थी, लेकिन कुछ बुक्स ही अभी मार्केट में अवेलेबल हुई हैं, नहीं हुई। इसके बावजूद भी अगर जो बीएनएस के रिगार्डिंग कोई बुक्स लेनी है, तो अगर जो इंग्लिश वाले जो हैं, और इंग्लिश वाले वो किस चीज को ले, रतनलाल धीरजलाल, रतनलाल धीरजलाल एक अच्छी बुक है, धीरजलाल या केडी गौर एक अच्छी बुक है ये, इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं। और हिंदी वाले जो हैं वो आर एन मिश्रा की जो बुक आती है उसको जो है ले सकते हैं, ये अच्छी बुक है आईपीसी में। और इसी के साथ एक बुक बाबेल की भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये इसी के साथ अगर जो मैं बीएनएसएस की बात करूं, तो बीएनएस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप जितना भी हो सके बेरेक प्लस केस लॉ प्लस केसेस, इन्हें जो है ज्यादा पढ़ें। और अगर जो मैं बात करूं बीएससी की, तो इंग्लिश वाले जो हैं वो इसके लिए इंग्लिश में बाटुकलाल या रतनलाल धीरजलाल की बुक ले सकते हैं, रतनलाल धीरजलाल की बुक ले सकते हैं। और हिंदी वालों के लिए एक बुक आती है, राजा राम यादव की बुक है, अच्छी बुक है, राजा राम यादव की बुक है, वो एक अच्छी बुक है, आप इस बुक को जो है ले सकते हैं। और अगर जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंग्लिश वाले जो हैं एमपी जैन, वीएन शुक्ला, ये अच्छी बुक है। और जीएन पांडे भी अच्छी बुक है, जीएन पांडे भी अच्छी बुक है। और हिंदी वाले इसके लिए जीएन पांडे लें, जीएन पांडे की बुक लें। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं पुलिस एक्ट पर। तो पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन के लिए जो बुक मुझे अच्छी लगी, जिस बुक को मैंने भी पढ़ा है पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन के लिए, एक बुक आती है ओपी मिश्रा, ओपी मिश्रा की बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक है, आप इसको जो है ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने अभी आपको बता दिया कि करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी लें, और जीएस के लिए, जीके एंड जीएस के लिए जो लूसेंट है वन लाइनर जो आती है, लूसेंट वन लाइनर, जिसमें हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, पॉलिटी के वन लाइनर दिए हैं, वो अच्छी बुक है। और मेंस में आपका हिंदी भी आता है। और अगर जब मैं हिंदी के लिए बात करूं, तो हिंदी के लिए मैं बात करूंगा कि जो हिंदी सब्जेक्ट है इसके लिए नालंदा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, और अच्छी बुक है वो, पृथ्वी नारायण पांडे की बुक है, पृथ्वी नारायण पांडे। ये जो है नालंदा पब्लिकेशन वालों की बुक है, अच्छी बुक है, नो डाउट, आप इन्हें देख सकते हैं। इस तरह से हमने एक स्ट्रेटजी को समझा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।